नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए अब तक की तमाम अहम खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बुलेटिन में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद देश के नाम संबोधन में ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगाने की बात कही। ट्रंप ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत को सही ठहराते हुए कहा कि सुलेमानी अमेरिकी ठिकानों पर हमले की फिराक में था। ट्रंप ने खाड़ी में ईरान पर नकेल कसने के लिए नाटो देशों से भी अपील की। सुलेमानी की मौत पर पलटवार करते हुए ईरान ने बुधवार को इराक में अमेरिका के 2 बेस पर मिसाइल हमला कर 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अटैक में स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है और किसी भी अमेरिकी की जान नहीं गई। ईरान से तनातनी के बावजूद अमेरिका के रुख में नरमी के चलते फिलहाल खाड़ी में युद्ध का खतरा टलता दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के लिए हालात कैसे हैं, टीटीसी की ये बस उसी की गवाही दे रही है। बुधवार रात ये बस नोएडा से दिल्ली के रूट पर थी। एक महिला पत्रकार ने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए ये बस ली थी, लेकिन रास्ते में उनके साथ जो हुआ उसे वो कभी नहीं भूल सकती। टिकट मांगो लेकिन आप हाथ कैसे लगा रहे हो, तो उसने बोला कि मुझे मत उलझो तुम। परेशानी की बात ये भी है कि आरोपी टीटीसी के कर्मचारी ही हैं जो टिकट चेक करने आए थे। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा तो आरोपियों ने ड्राइवर को भी धमकाया। जब पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर में पीड़ित ने नोएडा के एसएसपी को ट्वीट किया। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस घटना के वक्त बस में सीसीटीवी भी नहीं लगा था। ऐसे में महिला सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। लेफ्ट और राइट में बटा हुआ दिखने लगा है बॉलीवुड। पहले दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू दिखी लेफ्ट के साथ, तो बाद में जूही चावला और दिलीप ताहिल ने किया सीएए का समर्थन। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और जेएनयू छात्रों के हमले के मसले को लेकर बॉलीवुड भी 2 खेमों में बट गया है और ये खेमेबंदी साफ साफ नजर आने लगी है। पहले दीपिका पादुकोण जेएनयू में लेफ्ट के प्रदर्शन में शामिल हुई। इससे पहले तापसी पन्नू सोमवार को मुंबई में लेफ्ट के प्रदर्शन में भाग लेने पहुंची थी। तो जवाब में बुधवार को जूही चावला, दिलीप ताहिल, सुधांशु पांडे और निर्माता निर्देशक शशि रंजन मुंबई में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वीर सावरकर स्मृति स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में इन सभी लोगों ने नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों का विरोध किया। साथ ही छात्रों के प्रदर्शन में फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराए जाने का भी विरोध किया। आजादी के नारे जेएनयू में लग रहे हैं। तस्वीरें मंगलवार की। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मौजूदगी में कन्हैया कुमार जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ नारेबाजी पर नहीं बल्कि दीपिका की मौजूदगी पर विवाद गहराया हुआ है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी छात्र जेएनयू में हिंसा के खिलाफ जमा है। यहाँ भी आजादी के नारे लग रहे हैं, लेकिन विवाद की वजह बना है ये पोस्टर। छात्रों का ये प्रदर्शन डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चल रहा था। इसी दौरान कश्मीर की आजादी के पोस्टर लहराए गए। दावा ये भी किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कश्मीर आजादी के नारे भी लगे। इन दावों में कितना दम है, इस बात की जांच भी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच में जुट गई है। फोटो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगे। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने 31 जनवरी से बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र 31 जनवरी से 3 अप्रैल के बीच 2 बार में करने की सिफारिश की गई। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच और दूसरा चरण 2 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए सरकार बजट में नए उपायों की घोषणा कर सकती है। सीबीआई ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने केस में कत्ल की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी भी नाबालिग की हत्या नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई। शेल्टर होम से जो नर कंकाल मिले हैं वो नाबालिगों के नहीं हैं।
यहाँ मिले 2 कंकालों की फॉरेंसिक जांच में एक कंकाल आदमी का और दूसरा वयस्क औरत का पाया गया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न के सभी 17 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और जिला अधिकारियों समेत सभी आरोपित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर की गई है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ की ओर से चलाए जाने वाले शेल्टर होम में लड़कियों की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के बाद ये मामला आया था। बाद में वहां की लड़कियों ने कई लड़कियों की हत्या होने का आरोप भी लगाया। इस मामले का खुलासा होने के बाद सीबीआई को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के साथ ही राज्य के कुल 17 शेल्टर होम की जांच का काम सौंपा गया था। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस वालों के बीच मारपीट हुई। जिला आबकारी विभाग के दफ्तर में एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर और सिपाही के बीच मारपीट हुई। दोनों के चेहरों पर चोट के निशान मारपीट की गवाही दे रहे हैं। घायल एक्साइज इंस्पेक्टर ने सिपाही पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं कांस्टेबल ने निरीक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हालांकि मामला पैसों के लेन देन के बाद हुए विवाद का बताया जा रहा है। अब एक्साइज विभाग मामले की जांच की बात कह रहा है। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में गोलीबारी की वारदात हुई है। यहाँ एक शख्स ने अपने दोस्त को ही गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक के कंधे पर गोली लगी है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच मामूली विवाद में कहासुनी हो गई थी, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते गोलीबारी तक आ गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में जबरदस्त जंग देखने को मिली। यहाँ सरेआम 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरेआम मारपीट हो रही है और लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून पर आयोजित लेक्चर सीरीज में बोलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब स्वप्न दास गुप्ता पहुंचे तो वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने वहां बवाल मचा दिया। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर देर तक छात्र गो बैक के नारे लगाते रहे। इसी बीच कुछ छात्र गेट पर चढ़कर अंदर घुसे और गेट खोल दिया। फिर सारे छात्र यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम की ओर दौड़ पड़े। हैरानी की बात तो यह है कि एक और ये छात्र गेट के बाहर खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं यूनिवर्सिटी गेट पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। जब ये छात्र गेट खोलकर अंदर घुस गए, उसके बाद उनको रोकने के लिए कोई भी सुरक्षाकर्मी उनके पीछे नहीं भागा। ये छात्र नागरिकता संशोधन कानून पर स्वप्न दास गुप्ता के लेक्चर का विरोध कर रहे थे। इसीलिए इन छात्रों ने ऑडिटोरियम को बाहर से बंद कर स्वप्न दास गुप्ता समेत अन्य वक्ताओं को बंधक बना लिया, जहां ये लोग घंटों फंसे रहे। मंगलवार को जयपुर में तब सनसनी मच गई जब प्रताप नगर इलाके में बने यूनिक टावर से श्वेता तिवारी नाम की महिला का शव मिला। घर में मां की लाश पड़ी थी और 21 महीने का मासूम गायब था। मंगलवार को हुई थी श्वेता तिवारी की हत्या। घर से गायब था 21 महीने का मासूम बेटा। पति विनय ने पुलिस में दर्ज कराया था मामला। 22 घंटे बाद जंगल से मिला मासूम का शव। बेटे के लिए 30 लाख की फिरौती का मिला था मैसेज। श्वेता के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। श्वेता तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने अहम सुराग मिलने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मृतक श्वेता और पति विनय के बीच रिश्ते में खटास आ गई थी। दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों की मदद से हत्यारे को तलाशने में जुटी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में किए अपने काम को विधानसभा चुनाव में अपना बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी सरकार के काम के आधार पर दिल्ली की जनता से वोट मांगेंगे। इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। पार्टी का दावा है कि पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफी काम किया है। इस दौरान स्कूलों में 20,000 कमरे बनाए गए हैं, 25 स्कूलों की बिल्डिंग बनाई गई है, 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं और 5 प्रतिभा विद्यालय बनवाए गए। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करती है। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार का एजुकेशन मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है। सेना चीफ मनोज मुकुंद नरवणे
आज लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान सेना प्रमुख नरवणे सियाचिन युद्ध स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। इससे पहले भी सेना चीफ और रक्षा मंत्री समुद्र तल से करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद बेस कैंप में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जाते रहे हैं। यहाँ -40 डिग्री तापमान के बीच खराब मौसम से लड़ते हुए सैनिक देश की हिफाजत करते हैं। बुधवार को श्रीनगर के हजरत बल इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की। आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंके। हालांकि राहत की बात यह रही कि ग्रेनेड कैंप से थोड़ी दूर जाकर गिरा। इस हमले में सीआरपीएफ के जवान बाल-बाल बच गए, लेकिन 3 नागरिक घायल हो गए। श्रीनगर में नए साल में सीआरपीएफ जवानों पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 4 जनवरी को भी श्रीनगर के कावदारा इलाके में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया था। घाटी में एक बार फिर बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये है सुशील वाघा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इनका दफ्तर अंधेरी में। रोजाना की तरह उस दिन भी सुबह वो मुंबई के लाइफलाइन लोकल से अपने दफ्तर जा रहे थे। तभी जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच लोकल ट्रेन पर पत्थर बरसने लगे और सुशील इन पत्थरबाजों के शिकार हो गए। मुंबई में लोकल से रोजाना लगभग 85 लाख यात्री अपना सफर पूरा करते हैं। यात्रियों की इस भीड़ में अकेले सुशील नहीं, बल्कि हजारों ऐसे मुंबई का और भी हैं जिन्हें मुंबई लोकल में अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती और काम पर जाने की मजबूरी के चलते गेट पर खड़े होकर या कभी कभी लटकते हुए अपना सफर पूरा करना पड़ता है। पत्थरबाजों के सबसे आसान निशाने ऐसे ही लोग बनते हैं। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पिछले 7 सालों में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की 118 घटनाएं हुई हैं। इसमें 113 यात्री हादसे का शिकार हो गए। ये वीडियो रविवार का है, जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से चली बोट करीब 1 किलोमीटर दूर समंदर में जाकर डूबने लगी। गनीमत ये रही कि पास से जा रही दूसरी बोट वहां पहुंची और डूबती नाव के सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया। लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई के समंदर में हुए हादसे से पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट यूनियन ने कोई सबक नहीं सीखा। हादसे के 4 दिन बाद गेटवे से चलने वाली नावों को ठसाठस यात्रियों से भरा जा रहा है। बोट में सुरक्षा के इंतजाम नहीं, ना ही यात्रियों को लाइफ जैकेट मुहैया कराई जा रही। मुंबई के समंदर में हुए हादसे के बाद आनंद फानन में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने दुर्घटनाग्रस्त बोट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान के कोटा में सिलसिलेवार तरीके से हो रही बच्चों की मौतों से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद भी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सहूलियतों में कोई खास सुधार नहीं हो सका। परिजनों का आरोप है कि उन्हें अभी भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या हो रही है। कोई सुनाई नहीं कर रहे लोग। थोड़े एक ही बेड पे 2 लेटर के जगह। अच्छा, एक बेड पे रात भर सोया भी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था है जहाँ पर एक बेड पर 3-4 बच्चों को लेकर देते हैं। हालांकि कोटा सिविल अस्पताल के डॉक्टर परिजनों के इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। चिकित्सकों की माने तो अस्पताल में तमाम जरूरी सहूलियतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत की वजह उनकी गंभीर बीमारियां हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच भिड़ंत हो गई। 2 बाघों के बीच टसल का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में बाघ T7 और M3 के बीच लड़ाई हो रही है। काफी देर तक दोनों सूरमा आमने सामने खड़े रहे और घुर्राहट कर एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश में लगे रहे। जिस वक्त दोनों बाघ भिड़ रहे थे, उस वक्त नेशनल पार्क में सैलानी भी मौजूद थे। इस नेशनल पार्क में अक्सर ही टेरिटरी के लिए बाघों के बीच भिड़ंत होती रहती है। तन पर नेवी ब्लू वर्दी और चमचमाते सुनहरे बटन, ये हैं भारतीय नौसेना के वो जाबाज जिन्हें इस बार 26 जनवरी की परेड में नौसेना का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। नेवी के ये ऑफिसर्स सवार रहेंगे उस झांकी पर जो रिपब्लिक डे परेड 2020 का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगी। और ये है उस झांकी का मॉडल, INS विक्रांत।
100% स्वदेशी तकनीक से बन रहा भारत का युद्धपोत INS विक्रांत, जिसकी सबसे बड़ी ताकत होंगे MiG-29 विमान। अभी INS विक्रांत का निर्माण तीसरे चरण में है। माना जा रहा है कि साल 2021 में INS विक्रांत का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और साल 2022 में INS विक्रांत को नौसेना में कमीशन कर दिया जाएगा। यानी INS विक्रांत पूरी तरह से हर अभियान के लिए तैयार होगा। एक तरफ अमेरिका और ईरान की तनातनी अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ तेहरान में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। तेहरान इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यूक्रेन का यात्री विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में आग की लपटों के बीच घिरा यह यूक्रेन का पैसेंजर विमान है जो आग के शोलों में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार सभी 170 मुसाफिरों की मौत हो गई। जमीन पर बिखरा ये मलबा यूक्रेन 737-800 का है, जिसने उड़ान तो भरी थी यूक्रेन जाने के लिए, लेकिन वो तेहरान के पास ही आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि बोइंग 737 विमान ईरान में तेहरान के इमाम खोमेनी एयरपोर्ट से यूक्रेन के बीच जा रहा था। विमान को उड़ान भरे अभी 3 मिनट ही हुए थे कि वो आग के गोले में बदल गया। उत्तर भारत में बर्फबारी का दौर जारी। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों में हिमपात हो रहा। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं और कई जगहों पर सैलानियों के फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फ की चादर बिछी हुई। कुल्लू, मनाली, सोलान और शिमला में जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। पेड़ पौधे हो या सड़क, सब कुछ बर्फ के नीचे दबा है। लगातार हो रहे स्नोफॉल की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी हैं और पर्यटक बर्फबारी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भी स्नोफॉल से जूझ रहा है। उत्तरकाशी का 75% हिस्सा बर्फबारी की चपेट में है। 100 से अधिक गांव पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाले लिंक मार्ग बर्फबारी की वजह से बंद हो गए।